नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हिंदी साहित्य की इस क्लास में। आज हम चर्चा करेंगे आदिकाल का नामकरण एवं उसकी विभिन्न शैलियाँ। आदिकाल काल के नामकरण में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मत दिए हैं और उनसे समय समय पर आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। जी हाँ साथियों, मैं पंकज शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की संपूर्ण निःशुल्क क्लासेज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं। देखिए, आदिकाल के नामकरण की बात करें तो विभिन्न इतिहासकारों द्वारा आदिकाल को निम्नानुसार अलग अलग नामों से पुकारा है। अर्थात आदिकाल को किस विद्वान ने किस नाम से संबोधित किया है, किस नाम से पुकारा है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें अपन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने आदिकाल का नाम आदिकाल ही दिया है। जैसा कि आपको पता है, रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल दिया था, तो उसमें चेंजेस करके इन्होंने जब विभाजन किया तो उसका नाम क्या रख दिया गया, आदिकाल रख दिया गया। जैसा कि आप नीचे देख भी रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को किस नाम से जाना, वीरगाथा काल। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, आदिकाल को बीजोपन काल किसने कहा। ये कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करें आदिकाल, तो आदिकाल को जो नाम दिया गया वो किसने दिया, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया। उसके बाद रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहना चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्होंने बीज अपन काल कहा, महत्वपूर्ण है। बीज अपन काल किसके अनुसार है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार है। और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इन्हें कहा संधि काल व चारण काल। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, संधि काल व चारण काल इसे कहा। ठीक है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या कहा, संधि काल व चारण काल। चले आगे हम सभी की चर्चा करें। इतिहासकार और इतिहासकार के नामकरण देख लीजिए। राहुल सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को कहा सिद्ध सामंत काल। महत्वपूर्ण है साथियों, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, तो राहुल सांकृत्यायन ने कहा। मिस्र बंधु है, मिस्र बंधु ने इसे माना प्रारंभिक काल। मिस्र बंधु ने इसे क्या माना, प्रारंभिक काल। ध्यान रखना, प्रारंभिक काल और यहाँ पर प्रारंभिक काल, ये दोनों में अंतर है। एक ने प्रारंभिक काल कहा है, एक ने आरंभिक काल कहा है। एक ने प्रारंभिक कहा है और एक ने क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है। इसे क्या कहा है, शून्य काल। तो मिस्र बंधु ने इसे प्रारंभिक काल कहा है, वहीं गणपति चंद्रगुप्त ने इसे क्या कहा है, आरंभिक काल कहा है। क्या कहा है साथियों, आरंभिक काल, या फिर क्या कहा है उसे, शून्य काल। तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। मिस्र बंधु प्रारंभिक काल और गणपति चंद्रगुप्त आरंभिक काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को, कौन से काल को, आदि काल को क्या कहा है, वीर काल। ध्यान रखना कि जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने वीर गाथा काल कहा था, जबकि विश्वनाथ जो प्रसाद मिश्र ने वीर काल कहा था। दोनों में अंतर है। रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल जी ने तो क्या कहा था, वीर गाथा काल, वीर गाथा काल कहा था। जबकि जो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इन्होंने क्या कहा है, वीर काल अलग है। तो वीर काल पूछे तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कौन है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। और रामचंद्र शुक्ल जी का पूछे तो क्या है, वीरगाथा काल। वहीं चंद्रधर गुलेरी ने इसे क्या कहा है, अपभ्रंश काल कहा है। क्या कहा है साथियों, चंद्रधर गुलेरी ने अपभ्रंश काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे, आप सभी को पता है, चारण काल कहा है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है, इसको चारण काल कहा है। डॉक्टर पृथ्वी नारायण कमल कुलश्रेष्ठ ने इसे अंधकार काल कहा है। सभी जो महत्वपूर्ण जो मत हैं वो अपन लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, जिनकी पूछे जाने की संभावनाएं हैं, सारे आपको एक ही जगह इस क्लास सीरीज में मिलने वाले हैं। तो डॉक्टर पृथ्वी नारायण कमल के द्वारा, कुलश्रेष्ठ के द्वारा क्या कहा है, इसको अंधकार काल। ठीक है, चलें आगे। देखिए, डॉक्टर रामशंकर शुक्ल जी ने इसे जयकाव्य कहा है, जयकाव्य काल। बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, जिस जातीय साहित्य का उदय से कहा है। वासुदेव सिंह ने इसे उद्भव काल कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। और राम खिलावर पांडे ने इसे क्या कहा है, संक्रमण काल कहा है। हालांकि ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है डॉक्टर बच्चन सिंह को छोड़कर, बाकी जो इससे पहले हमने देखे वो सारे के सारे बेहद महत्वपूर्ण परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो निस्संदेह आपके लिए ये सभी नाम उपयोगी होंगे। इसके बाद में अपन चर्चा कर लेते हैं कि जो इस काल में जो शैलियाँ, जो जिस तरह से जिस लेखन कार्य किया गया उसमें कौन कौन सी शैली का प्रयोग किया गया, उसकी भी चर्चा अपन कर लें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो पीके एडवांस साइको
या प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करें और निःशुल्क नोट्स वहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम भी ज्वाइन आप कर लें। देखिए, प्रमुख शैलियों की बात करें तो आदिकाल की मुख्यतः ज़्यादा नहीं, दो शैलियों की बात इसमें मुख्यतः होती है, अर्थात दो शैलियों का ही प्रयोग इसमें होता है। एक तो आप जानते हैं डिंगल शैली और एक जानते हैं पिंगल शैली। प्राय सभी इसके बारे में सामान्य रूप से जानते हैं, लेकिन फिर भी किस तरह से इसका प्रयोग हुआ है उसकी जानकारी अपन ले लेते हैं। जब अपभ्रंश के साथ राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया जाता है, अर्थात डिंगल शैली कहते कैसे हैं, पहले तो ये समझाया गया है। अपभ्रंश के साथ साथ राजस्थानी भाषा का जब प्रयोग किया जाता है तो वह डिंगल शैली कहलाती है। तो पूछा जा सकता है डिंगल शैली में क्या शामिल होता है, तो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा दोनों का जो समागम है, दोनों का जो सहयोग है, दोनों जब एक साथ आ जाते हैं तो उस शैली को क्या कहा जाता है, डिंगल शैली कहा जाता है। इसकी पहचान क्या है, इसमें कठोर कर्कश शब्दावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। कठोर कर्कश शब्दावली का प्रयोग इसमें किया जाता है। आदिकालीन साहित्य में वीर रस वर्णन में इस शैली का प्रयोग हुआ है, अर्थात जब वीरता पूर्वक जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे आदिकाल में, उनमें कौन सी शैली का प्रयोग हुआ, डिंगल शैली का। और डिंगल शैली किस में प्रयोग होती है, वीर रस वर्णन में शैली का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कौन से काल में साथियों, आदिकाल में। कौन से काल में, आदिकाल में डिंगल शैली से इसका प्रयोग हुआ है। दूसरी है पिंगल शैली। देखिए, जब अपभ्रंश के साथ ब्रज, सीधी सी बात है, जब आपसे डिंगल पूछा जाए, कौन सा पूछा जाए, डिंगल शैली पूछा जाए, तो ये तो होती है अपभ्रंश के साथ में कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा। और जब आपसे पिंगल पूछी जाए तो इसमें क्या है, अपभ्रंश के साथ में कौन सी भाषा बताओ, आपकी ब्रज भाषा। तो बस इतनी सी आपको पहचान ये रखनी है कि डिंगल में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी होती है, पिंगल में अपभ्रंश प्लस ब्रज होती है। इसका प्रयोग वीर काव्य में किया जाता है, जबकि इसका प्रयोग किस में किया जाएगा, श्रृंगार में किया जाएगा। इसमें कठोर और कर्कश शब्दावली होती है, इसमें कोमलकांत पदावली होती है। कहने का मतलब ये है कि आप जब तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से चीज़ें भी आपको याद रहेंगी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा। तो ध्यान रखना है, पिंगल शैली अपभ्रंश और ब्रजभाषा का शब्दों का क्या है, प्रयोग होता है, वह पिंगल शैली कहलाती है। इसमें कोमलकांत पदावली का अधिक प्रयोग किया जाता है। आदिकालीन साहित्य में श्रृंगार रस वर्णन में इस शैली का अधिक प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ वीर रस में हुआ था, यहाँ कौन से रस में हुआ है, श्रृंगार रस में हुआ है। तो ये डिंगल और पिंगल शैली की चर्चा भी अपन इस क्लास में कर चुके हैं। साथियों, क्लास आपको कैसी लग रही है आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। साथ में और किस विषय या किस कंटेंट पर आपको जो क्लासेस चाहिए उसकी भी आप चर्चा नीचे कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।